आज हम पढ़ रहे हैं एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर के अगले राइटर और प्ले राइट लॉरेन हैंसबेरी के बारे में। लॉरेन हैंसबेरी का प्ले है ए रेजन इन द सन। ए रेजन इन द सन का टाइटल लिया गया है लैंगस्टन ह्यूग्स की पोएम हार्लेम से, क्योंकि हार्लेम जो पोएम थी लैंगस्टन ह्यूग्स की, उसमें भी जो थीम थी वो थी ड्रीम डेफर्ड। ड्रीम डेफर्ड मतलब ऐसे ड्रीम्स जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकले, एकदम अनफ्रूटफुल ड्रीम्स। और ऐसा ही हमने एक और प्ले पढ़ा था आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन में भी हमने जो विली लोमन था उसके बारे में पढ़ा था, उसके जो अमेरिकन सपने थे जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, एकदम अनफ्रूटफुल ड्रीम्स थे उसके बारे में। तो इसलिए ए रेजन इन द सन का टाइटल लिया गया है हार्लेम से, जो लैंगस्टन ह्यूग्स की पोएम है। और ये जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है वो भी, और ए रेजन इन द सन, ये दोनों ही डेब्यू किया था ब्रॉडवे पे। ब्रॉडवे क्या है? ब्रॉडवे एक थिएटर की सीरीज़ है। ये 41 थिएटर की सीरीज़ है जिसमें अच्छे अच्छे प्लेस को लगाया जाता है। जो प्ले अच्छे होते हैं उनका ये 41 थिएटर की सीरीज़ में लगाया जाता है। इससे ये माना जाता है कि हाँ, ये एक रेप्यूटेड प्ले है। स्टोरी ऑफ ब्लैक फैमिली। ए रेजन इन द सन में एक ब्लैक फैमिली की स्टोरी है। यंगर फैमिली नाम है उस फैमिली का। इस फैमिली में कौन कौन है? वॉल्टर यंगर, रुथ यंगर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ट्रेविस का सन है ये। और वॉल्टर यंगर की मदर है लीना। तो जो वॉल्टर यंगर के पिताजी है ट्रेविस, इनकी डेथ हो जाती है तो इनको इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं। तो ये वही सपने देखते रहते हैं। कोई सोचता है कि हम दुकान में पैसे लगाएंगे, शराब की दुकान बनाएंगे, कोई सोचता है हम घर बनाने में पैसे लगाएंगे। तो इस तरह से इसमें भी वही थीम है ड्रीम डेफर्ड की। तो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव फाइनेंसेस विद एन इंश्योरेंस पे आउट बाय डेथ ऑफ द फादर। तो मतलब अपने फादर की डेथ होते ही ये सोचने लग जाता है कि हमें इंश्योरेंस के पैसे कहाँ ठिकाने लगाने हैं। अगला लॉरेन हैंसबेरी का वर्क है टू बी यंग गिफ्टेड एंड ब्लैक। तो ये टू बी यंग गिफ्टेड एंड ब्लैक लॉरेन हैंसबेरी की ऑटोबायोग्राफी है। और टू बी यंग गिफ्टेड एंड ब्लैक सॉन्ग भी है एक नीना साइमन का। और नीना साइमन ने जो ये सॉन्ग गाया था, इसकी फर्स्ट लाइन उन्होंने लॉरेन हैंसबेरी की इस ऑटोबायोग्राफी से ली थी। जो फर्स्ट लाइन थी टू बी यंग गिफ्टेड एंड ब्लैक। अगला लॉरेन हैंसबेरी का वर्क है द अराइवल ऑफ मिस्टर डॉग। द अराइवल ऑफ मिस्टर डॉग पैरोडी है वेटिंग फॉर गोडो की। वेटिंग फॉर गोडो एक थिएटर ऑफ एब्जर्ड में आता है ये वर्क। थिएटर ऑफ एब्जर्ड का मतलब क्या है? ऐसे प्लेज, ये वर्क जिनकी थीम क्या होती है? मीनिंगलेसनेस, लाइफ की मीनिंगलेसनेस को दिखाती है, वैसे वर्क्स होते हैं थिएटर ऑफ एब्जर्ड के वर्क। इस जो वर्क था ये वेटिंग फॉर गोडो, इसमें 4 जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम हैं व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, पोज़्ज़ो और लकी। तो इसमें 4 तरह के कैरेक्टर देखे थे हमने। एक जो व्लादिमीर था वो रशियन कैरेक्टर था, एस्ट्रागॉन फ्रेंच था, पोज़्ज़ो इटालियन कैरेक्टर था, और लकी इंग्लिश कैरेक्टर था। तो ये अलग अलग देश के जो हम देख रहे हैं, उससे क्या दिखता है कि लाइफ की जो मीनिंगलेसनेस है वो हर जगह पे है, वो कोई किसी फिक्स जगह पे नहीं है, हर जगह लाइफ की मीनिंगलेसनेस। और इन वर्क का कंक्लूजन क्या होता था कि उनका कोई कंक्लूजन नहीं होता था, एकदम मीनिंगलेस होते थे सारे वर्क। अगला लॉरेंस हैंसबेरी का वर्क है लेस ब्लांक। लेस ब्लांक का मतलब होता है द वाइट्स। द ओनली प्ले टुक प्लेस इन अफ्रीका। लेस ब्लांक की सेटिंग कहाँ पे? अफ्रीका में है। और इसमें बताया गया ब्लैक एस्थेटिक्स, डांस एंड म्यूजिक सिग्निफायर ऑफ अफ्रीकन कल्चर। तो अफ्रीकन कल्चर के सिग्निफायर क्या होते हैं? डांस और म्यूजिक। वहाँ का डांस और म्यूजिक ही वहाँ के कल्चर के सिग्निफायर है। सिंपल सी बात है। अगला हम पढ़ते हैं अमीरी बराका। अमीरी बराका का नाम था एवरेट लेरॉय जोन्स। प्रीवियसली पहले उनका जो नाम था वो था लेरॉय जोन्स या फिर इमामू अमीरी बराका। लेकिन फिर मैल्कम एक्स का जो असैसिनेशन हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी 1965 में, उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। अमीरी बराका का वर्क है ब्लूज पीपल। ब्लूज पीपल नेग्रो म्यूजिक इन वाइट अमेरिका, ये इसका सबटाइटल है ब्लूज पीपल नेग्रो म्यूजिक इन वाइट अमेरिका। ये सेमिनल स्टडी है ऑफ एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। सेमिनल स्टडीज़ मैंने पहले बताया था। सेमिनल स्टडी का मतलब है किसी टॉपिक के बारे में जो सबसे पहले जो वर्क लिखता है, मतलब किसी टॉपिक का फर्स्ट जो राइटर है,
जिस टॉपिक पे पहले कभी किसी ने लिखा है उसने ही उस टॉपिक की शुरुआत की है, वो होता है सेमिनल वर्क। तो सेमिनल वर्क ऑफ एफ्रो अमेरिकन म्यूजिक, तो ये एफ्रो अमेरिकन म्यूजिक का सेमिनल वर्क था। हिस्ट्री ऑफ एफ्रो अमेरिकन ट्रेस्ड थ्रू इवोल्यूशन ऑफ देयर म्यूजिक, यानी इसमें ये बताया गया था कि अगर हमको एफ्रो अमेरिकन्स की हिस्ट्री जाननी है तो हमें उनकी म्यूज़िक को ट्रेस करना होगा कि उनका म्यूज़िक कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तभी हम उसकी हिस्ट्री को जान पाएंगे। अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक म्यूज़िक फ्रॉम स्लेवरी टू कंटेम्प्रेरी टू जैज़। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, ब्लैक म्यूज़िक का स्लेवरी से और अब तक कंटेम्प्रेरी पीरियड में, जो समकालीन पीरियड में और जैज़ में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बताया गया है। स्लेवरी से अब तक का डेवलपमेंट ब्लैक म्यूज़िक का, किसमें, ब्लूज़ पीपल में। अगला अमीरी बराका का वर्क है ब्लैक मास। ये एक प्ले है ब्लैक मास, एन एलिगरी बेस्ड ऑन इस्लामिक मिथ ऑफ याकूब डिपिक्टिंग द क्रिएशन ऑफ वाइट। हाँ, तो इसमें क्या है कि इस्लाम में ये माना जाता है, मोहम्मडन्स में, कि जो याकूब है, याकूब ने 66,000 साल पहले वाइट्स को बनाया था। वाइट्स की क्रिएशन याकूब ने की थी। डिपिक्टिंग द क्रिएशन ऑफ वाइट सोललेस बीस्ट, वाइट को इसमें सोललेस बीस्ट बताया गया है। सोललेस यानी जिनकी कोई आत्मा नहीं है, यानी इसमें जैसे अंग्रेज अपन को, काले लोगों को, ब्लैक लोगों को जो क्या मानते थे कि एक सुपीरियर नहीं मानते थे, उनको इन्फीरियर दृष्टि से देखते थे, लेकिन इसमें उल्टा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि याकूब ने जो वाइट लोगों को क्रिएट किया था वो सोललेस बीस्ट थे, बाय ब्लैक साइंटिस्ट, देयर बाय इन्वर्टिंग द सिम्बोलिज्म ऑफ वाइट एज गुड एंड ब्लैक एज ईवल। तो हमने यही बोल रही थी मैं कि वाइट को इसमें गुड की जगह ईवल दिखाया गया है, ब्लैक को गुड बताया गया है। प्ले एंड्स ऑन ए कॉल टू आर्म्स अगेंस्ट पावर्स हु अपीयर्स ब्लैक, हु ऑप्रेस ब्लैक। तो इस वर्क में उनके खिलाफ ऑप्रेस किया जाता है जो ब्लैक के लिए ऑप्रेस करते हैं, यानी ये प्ले ब्लैक को ऑप्रेस करने वालों के अगेंस्ट है। अगला अमीरी बराका का वर्क है द सिस्टम ऑफ डांटेज हेल। यह एक नॉन फिक्शन वर्क है। फिर अमीरी बराका के 2 प्ले और है, डचमैन और द स्लेव। तो हमने अमीरी बराका के 3 प्ले पढ़ लिए। एक तो ए ब्लैक मास, जिसमें याकूब के बारे में बताया गया कि याकूब ने वाइट पीपल को क्रिएट किया था और वाइट पीपल को इसमें ईवल बताया गया है, ब्लैक्स को गुड बताया गया है। ब्लैक मास के अलावा डचमैन और द स्लेव, ये 3 वर्क्स हो गए, अमीरी बराका के प्ले है ये, ठीक है। और ब्लूज़ पीपल पढ़ा था हमने, जो सेमिनल स्टडी थी एफ्रो अमेरिकन म्यूज़िक की, अमीरी बराका का वर्क था ये भी। और एक और अमीरी बराका का नॉन फिक्शन वर्क था द सिस्टम ऑफ डांटेज हेल। अगला हम पढ़ते हैं माया एंजेलो। माया एंजेलो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए फेमस है। फोकस ऑन देयर चाइल्डहुड एंड अर्ली अडल्टहुड एक्सपीरियंसेस। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ है वो किस पे फोकस करती है, उनके चाइल्डहुड के बारे में और उनकी अडल्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो इसमें उनकी 17 साल तक की उम्र तक की पूरी कहानी बताई गई है। कमिंग ऑफ एज नॉवल, ये बिल्डंग्स रोमन जानते हैं हम, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी स्टोरी होती है उसमें वो वर्क होते हैं बिल्डंग्स रोमन। बिगिनस विथ 3 ईयर ओल्ड माया। तो इसमें माया जब 3 साल की थी तब से शुरू होता है। 3 साल की थी तब उनके भाई के साथ वो स्टैम्प अरकाना में, अरकाना का यूएस में जगह है एक, वहाँ चली जाती है अपनी दादी के पास और वहाँ पे जाके ये 16 साल की उम्र में माँ बन जाती है। इसमें गलत लिख रहा है, ये 16 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है। फिर इसका जो टाइटल है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग, ये लॉरेन डनबर की पोएम सिंपैथी से लिया गया है। पॉल लॉरेंस डनबर की पोएम सिंपैथी से टाइटल लिया गया है। ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग, ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग जो वर्क है ये एक पोएम है माया एंजेलो की, जो इन्होंने जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तब गाई थी। ये 3 जनवरी 1993 को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के इनॉग्रेशन में माया एंजेलो ने गाई थी ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग पोएम, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं रीटा डोवे। रीटा डोवे सेकंड एफ्रो अमेरिकन वुमेन टू विन पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री।
इससे पहले फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन वुमेन कौन थी जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था पोइट्री के लिए? ग्वेंडोलिन ब्रूक। ग्वेंडोलिन ब्रूक को किसके लिए मिला था पुलित्जर प्राइज? एनी एलियन के लिए, उनकी पोयम थी। और सुजैन लॉरी पार्क पहली अफ्रो अमेरिकन वुमेन थी जिनको ड्रामा के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था, और उनके ड्रामा का क्या नाम था? टॉप डॉग अंडरडॉग। ठीक है, तो रीटा डोवे का जो वर्क है थॉमस एंड बुला। थॉमस और बुला एक पोइट्री है, सेमी फिक्शनल पोइट्री है ये। इसमें जो थॉमस है वो किसको डिनोट करता है? उनके ग्रैंडपा को, और बुला उनकी ग्रैंडमा को। क्रोनोलॉजिकल ऑफ हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो सेमी फिक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा उनकी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को इंक्लूड किया गया है, उनकी स्टोरी बताई गई है। और इसको पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1987 में। 1986 में पब्लिश हुआ था, 1987 में इसको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। रीटा डोवे का वर्क हो गया थॉमस एंड बुला। अगला इनका वर्क है द डार्कर फेस ऑफ द अर्थ। द डार्कर फेस ऑफ द अर्थ क्या है? एक वर्स प्ले है, यानी ये प्ले है वो वर्सेस में है, छंदों में। प्ले इज सेट ऑन ए स्लेव प्लांटेशन इन एंटीबेलम साउथ कैरोलिन बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड एंड ओडिपस एंड सोफोकल्स प्ले ओडिपस रेक्स। एंटीबेलम का क्या अर्थ है? बिफोर वार जो पीरियड था 1812 1815 से 1861 के बीच का जो पीरियड था उस दौरान का समय। साउथ कैरोलिन में ये प्ले बेस्ड है, और ये प्ले है वो इसका थीम क्या है? ग्रीक लेजेंड ओडिपस रेक्स। ठीक है, सोफोक्लिस का जो प्ले था ओडिपस रेक्स वही इसकी थीम है। अगला रीटा डोवे का वर्क है सोनाटा मुलाटिका ए लाइफ ऑफ 5 मूवमेंट ऑफ ए शॉर्ट प्ले। सोनाटा मुलाटिका ए लाइफ ऑफ 5 मूवमेंट एंड ए शॉर्ट प्ले, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय यूएस पोइट लॉरिएट रीटा डोवे। ये रीटा डोवे का एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। किसकी लाइफ पे? ये जॉर्ज ब्रिज टावर की लाइफ पे। तो जो जॉर्ज ब्रिज टावर है वो क्या थे? एक बाई रेशियल थे, अफ्रो अमेरिकन पॉलिश जर्मन थे, एक म्यूजिशियन थे, और इनकी फ्रेंड थी बीटहोवन। तो बीटहोवन ने भी सबसे पहले इनके ऊपर एक वर्क लिखा था जिसका नाम था क्रूज़र सोनाटा, और ये भी ओरिजिनली किसको डेडिकेटेड था? ब्रिज टावर को डेडिकेटेड था। उसके बाद रीटा डोवे ने वर्क लिखा था सोनाटा मुलाटिका, जब बीटहोवन ने, जो उनकी फ्रेंड थी जॉर्ज ब्रिज टावर की, उन्होंने अपना वर्क क्रूज़र सोनाटा लिखा था उसके बाद। ओरिजिनली एंटाइटल्ड सोनाटा मुलाटिका फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन टू सर्व एज पोइट लॉरिएट 1993 से 1995। तो जो वर्क था ये बीटहोवन का, उसका ओरिजिनल जो टाइटल था वो था सोनाटा मुलाटिका, वही इन्होंने अपना टाइटल दे दिया रीटा डोवे ने सोनाटा मुलाटिका, और इसका सब टाइटल था ए लाइफ ऑफ 5 मूवमेंट्स एंड ए शॉर्ट प्ले। जो रीटा डोवे थी वो फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन थी जिन्हें पोइट लॉरिएट का पद मिला था, और इन्होंने 1993 से 1995 तक सर्व किया था एज ए पोइट लॉरिएट। अगले हमारे राइटर है टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन का वर्क है द ब्लूएस्ट आई। द ब्लूएस्ट आई जो नॉवल थी वो कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पे सेट है? लॉरेन ओहायो में। जो ओहायो है वो मॉरिसन का होम टाउन है, इसलिए इसकी सेटिंग उन्होंने ओहायो में ही रखी थी। ये स्टोरी किसकी है? पिकोला ब्रीडलव की। तो पिकोला जो होती है उसके पेरेंट्स हैं कोली और पोलिन। तो कोली और पोलिन है वो वर्क करते हैं एक वाइट फैमिली के यहाँ पे। ये ग्रू अप हुई है फॉलोइंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कब से कब तक था? 1929 से 1939 के बीच। तब इस बीच में वो ग्रू अप हुई, और जो पिकोला थी उनके फादर थे पोलिन पिकोला का रेप कर देते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद पूरी कम्युनिटी में सिर्फ 2 लोग, क्लॉडिया और फ्रेडा पिकोला की बहनें हैं, जो होप करती है कि पिकोला का बच्चा हो वो बच जाए, रिवाइव रहे। तो इसी से रिलेटेड एक सुपरस्टिशन होता है कि जो मैरीगोल्ड का फूल है अगर वो खिलेगा तो बच्चा जिंदा रहेगा, और अगर वो नहीं खिला तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। तो इसकी थीम क्या हुई इस वर्क की? रेसिज्म, इंसेस्ट क्या होता है? सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, जिन लोगों में ब्लड रिलेशन होता है उनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, इसको जो टर्म दिया गया है वो है इंसेस्ट।
तो पिकोला का रेप उसके फादर कर देते हैं। तो ये एक इंसेस्ट वाला थीम है इसमें, और चाइल्ड मॉलेस्टेशन, ये सब इसके थीम। पिकोला इसके साथ साथ है ना, उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो सोचती है मैं बहुत अगली हूँ, और उसमें जो मैनरिज्म नहीं होते वाइट्स वाले और थोड़ा डार्क कलर होता है, तो वो हमेशा ये डिज़ायर होती है इसके मन में कि मेरी भी ब्लू आइज़ हो। ब्लू आइज़ से इसका मतलब है कि जैसे वाइट लोग सुंदर होते हैं, उनकी ब्लू आइज़ होती है, वैसे ही मैं हूँ, ये पिकोला के मन में डिज़ायर होती है। अगला वर्क है टोनी मॉरिसन का सुला। सुला वर्क जो है उसमें दो बेस्ट फ्रेंड होती है, सुला और नेल। इसमें रिचुअल सेक्रीफाइस और स्केप गोट के बारे में बताया गया। रिचुअल सेक्रीफाइस किसका है इसमें? सुला और उसकी जो ग्रैंड माँ थी, इन दोनों के रिचुअल सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। और इसमें स्केप गोट क्या होता है? बलि का बकरा। तो जो स्केप गोट कौन है इसमें? सुला। तो इसमें क्या होता है, जो सुला होती है उसको सारे जो गांव वाले थे वो अक्यूज़ करते थे कि ये वाइट पीपल्स के साथ सोती है और उनके साथ इलीगल रिलेशंस है, इलेजिटिमेट रिलेशंस के लिए इसको अक्यूज़ करते हैं। द बॉटम ब्लैक रेजिस्टेंस ऑफ ए टाउन एट इनफर्टाइल हाईलैंड, बॉटम्स रिचुअल नेशनल सुसाइड डे। तो जो ये ब्लैक पीपल होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? बॉटम, पहाड़ी के ऊपर का जो इनफर्टाइल हाईलैंड होती है ना, जिसमें कुछ नहीं होता है, इनफर्टाइल हाईलैंड होती है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर ये कम्युनिटी रहती है, और इस कम्युनिटी को भी क्या बोलते हैं? बॉटम्स कम्युनिटी। तो बॉटम्स में एक रिचुअल होता है नेशनल सुसाइड डे। तो ये नेशनल सुसाइड डे किसने दिया था? एक सोल्जर था शेड्रक नाम का, वो थोड़ा ऐसा ही था जिसमें ना उसमें ग्लूमीनेस, सैड, क्योस, इसको दर्शाने के लिए वो बोलता था कि हमें नेशनल सुसाइड डे मनाना चाहिए। नाउ वेल्दी wants to destroy the town to build a golf course। पहले तो जो बॉटम्स थे वो उनको दे दिया गया था ये इनफर्टाइल हाईलैंड, लेकिन अब जो वेल्दी लोग थे उनका इस ज़मीन पे भी दिल आ गया। अब वो सोच रहे कि हम इस ज़मीन को भी यूज़ ले लें कुछ। वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम गोल्फ कोर्स बनाएंगे। शेड्रक हमने पढ़ा था, शेड्रक प्रोक्लेम करता है नेशनल सुसाइड डे हमें मनाना चाहिए, ठीक है। टार बेबी टॉन मॉरिसन का वर्क है। इसका जो टाइटल है टार बेबी, ये क्या होता है? टार बेबी किसको कहा जाता है? जो वाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल के जो बच्चे होते थे उनको टार बेबी के नाम से कॉल करते थे, और ब्लैक गर्ल्स को भी। एज आई रिकॉल कैरिबियन आइलैंड सेटिंग, और इसकी सेटिंग क्या है? कैरिबियन आइलैंड। टार बेबी की सेटिंग कहाँ पे है? कैरिबियन आइलैंड में, ठीक है। अगला टॉन मॉरिसन का वर्क है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में कौन है कैरेक्टर? इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मैकन डैड। इसको मिल्कमैन भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता कि जब मैकन डैड 4 साल के थे तब उनके किसी फादर के कलीग ने ये देख लिया था कि उनकी माँ उनको दूध पिला रही थी, तो इसलिए उनके जो फादर के कलीग थे उन्होंने इनको निक नेम दे दिया था मिल्कमैन। इसमें 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी है जो ग्रो अपार्ट, जो बड़े होते होते अलग हो जाते एक दूसरे से, मिल्कमैन डैड और गिटार बेंस। अगला टॉन मॉरिसन का वर्क है बिलव्ड। में क्या होता है? ट्रू लाइफ ऑफ मार्गरेट गार्नर की ट्रू लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो कैसे स्लेवरी से एस्केप करती है, कहाँ से? केंटकी से। और बुक डेडिकेट होती है, बुक डेडिकेशन रीड्स 60 million and more, referring to the Africans descendant who died in Atlantic slave trade। तो ये बुक किसको डेडिकेटेड है? 60 million and more। और 60 million and more किसको डेडिकेट कर रहा है? जो 60 million से भी ज़्यादा लोग मर गए थे ना एटलांटिक स्लेव ट्रेड में, यानी जो अफ्रीकन्स को लाया जा रहा था स्लेवरी के लिए, तब शिप में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर गए थे, उनको ये बुक डेडिकेट की गई है। तो इसमें जो कैरेक्टर है सेठी की 2 बेटियां होती है। पहली होती है डेनवर और दूसरी होती है जो है ना, उसका नाम अननेम्ड है वो, क्योंकि वो इन्फेंट थी, जब छोटी सी थी तभी उसे मार दिया था उसकी माँ ने, ताकि बड़ी होकर उसको स्लेवरी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े। लेकिन फिर बाद में वो देखती है कि बिलव्ड नाम से वो वापस आती है, वो जो लड़की उन्होंने मार दी थी
अपना रिवेंज लेने जाती है और उस लड़की का नाम होता है बिलव्ड। सेठी को लगता है कि बिलव्ड है, ये मेरी वही मरी हुई बेटी है जिसको मैंने मार दिया था इन्फेंसी में ही, और ये अब मुझसे रिवेंज लेने आई है। मॉरिसन्स डांटस ट्रिलॉजी, तो ये जो वर्क है ना बिलव्ड, ये मॉरिसन की डांटस ट्रिलॉजी है, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो ट्रिलॉजी है तो मतलब इसमें 3 वर्क्स होंगे। तो पहला वर्क है बिलव्ड, दूसरा वर्क है जैज़ जो आया था 1992 में, और तीसरा वर्क है पैराडाइज। बिलव्ड, जैज़, पैराडाइज 1987, 1992 और 1997। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं ओनली पब्लिश शॉर्ट स्टोरी। तो जो टॉन मॉरिसन है उनकी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी, उसका नाम था रेसिटाफ। तो रेसिटाफ है वो, इसको किस में इंक्लूड किया गया था, इसको कन्फर्मेशन जो एक एंथोलॉजी थी, यानी बहुत सारे वर्क्स का जो संकलन होता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, जिसमें जितने भी वुमेन राइटर्स थे उनका वर्क्स को संकलित किया गया था। और इसको एडिट किसने किया था, अमीरी बराका और अमीना बराका ने। अगला टॉन मॉरिसन का वर्क है गॉड हेल्प द चाइल्ड। इसका ओरिजिनल टाइटल है द रेथ ऑफ क्रिश्चियन, जो मॉरिसन के द्वारा प्रेफर किया गया था। गॉड हेल्प द चाइल्ड का ओरिजिनल टाइटल जो मॉरिसन के द्वारा प्रेफर किया गया था वो था द रेथ ऑफ क्रिश्चियन। रेथ यानी क्या होता है, गुस्सा, प्रतिशोध। अगला हम पढ़ेंगे एलिस वॉकर के बारे में। एलिस वॉकर थी, उनका वर्क था द कलर पर्पल। द कलर पर्पल है वो 1982 में पब्लिश हुआ था और इसको पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1983 में। द कलर पर्पल है वो एक एपिस्टोलरी नॉवल है। एपिस्टोलरी का मतलब क्या होता है, जो वर्क पूरा लेटर्स में चलता है, लेटर्स की फॉर्म में। एक फेमिनिस्ट वर्क है अबाउट एन अब्यूज्ड एंड अनएजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट। तो एक फेमिनिस्ट वर्क है जिसमें एक एब्यूज्ड और अनपढ़ औरत के बारे में, उसके स्ट्रगल्स के बारे में बताया जाता है। डेप्थ इन फीमेल करेक्टर्स, और इसमें जो फीमेल करेक्टर है उसको बिल्कुल डीपली बताया जाता है। इलॉक्वेंट यूज़ ऑफ ब्लैक इंग्लिश वर्नाकुलर, तो जो वर्नाकुलर जो देशी भाषा है ब्लैक इंग्लिश पीपल्स की, उसको एक बहुत इलिक्वेंट तरीके से बताया गया है। ट्रॉमास एंड ग्रेजुअल ट्रम्प ऑफ सिली, तो इसमें क्या होता है, सिली नाम की एक कैरेक्टर है सिली, और उसकी बहन होती है नेटी। तो सिली होती है, उसके पिताजी होते हैं एल्फोनोस नाम होता है उनका, जिसको पा नाम से जाना जाता है इस नॉवल में, एल्फोंसो नाम का। इसके जो फादर होते हैं वो इसका रेप करते हैं और फिर इससे मना कर देते हैं कि तुम्हें किसी से नहीं कहना, तुम केवल गॉड से कह सकती हो। तो जो सिली होती है वो बचपन से जब भी उसके साथ रेप होता है तो गॉड को लेटर लिखती है। सिली लिखती है गॉड को लेटर, और नेटी जो सिली की बहन थी वो सिली को लेटर लिखती है। तो इस तरह से पूरा जो नॉवल है वो लेटर्स में चलता है। ट्रॉमास एंड ग्रेजुअल ट्रम्प ऑफ सिली एंड अफ्रो अमेरिकन टीनेजर रूरल जॉर्जिया, तो इसकी सेटिंग कहाँ पे, जॉर्जिया में ही जो सिली थी वो बड़ी हो रही थी। इसकी नरेशन होती है थ्रू पेनफुल लेटर्स टू गॉड। मैंने आपको बताया कि सिली लेटर्स लिखती है गॉड को। एल्फोंसो वॉन्ट्स हर नॉट टेल एनीबडी ऑफ रेप, उसको मना करते हैं कि रेप के बारे में किसी को नहीं बताए। बिकम्स प्रेग्नेंट फॉर सेकेंड टाइम एट 14, यानी 14 की एज में ही वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। जो वुमेनिस्ट टर्म है, वुमेनिस्ट इज़ ए लार्जर टर्म इन कमिंग अपार्ट शॉर्ट स्टोरी। तो एलिस वॉकर की एक शॉर्ट स्टोरी है कमिंग अपार्ट, उस शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने एक टर्म दिया है वुमेनिस्ट। तो उसमें वुमेनिस्ट को क्या बताया है, वुमेनिस्ट इज़ टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज़ टू लेवेंडर, यानी जो पर्पल है वो लेवेंडर से और ज़्यादा गहरा होता है। वैसे ही वुमेनिस्ट फेमिनिस्ट से भी ज़्यादा एक ब्रॉडर टर्म है, वो और भी ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने आप में। तो ये जो लाइन है वुमेनिस्ट इज़ टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज़ टू लेवेंडर, ये लाइन कहाँ से ली गई है, इन सर्च ऑफ अवर मदर्स गार्डन में से ली गई है, जो एलिस वॉकर का वर्क है। और इस जो वर्क था ये इन सर्च ऑफ अवर मदर्स गार्डन, इसी में उन्होंने रीडिस्कवर किया था फिलिस व्हीटली को। फिलिस व्हीटली हमने पढ़ा था, जो पहली स्लेवरी वाला वर्क लिखा था, जिन्होंने
जिन्होंने फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन वर्क लिखा था, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, उसको रीडिस्कवर किया था एलिस वॉकर ने अपने वर्क इन सर्च ऑफ अवर मदर्स गार्डन में। तो एलिस वॉकर का एक और वर्क है द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंस कॉपलैंड, जो आया था 1970 में। द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंस कॉपलैंड। एक और इनका वर्क है मेरिडियन। मेरिडियन में क्या है, एक लड़की होती है मेरिडियन हिल नाम की। तो ये जो मेरिडियन हिल है वो एक यंग ब्लैक वुमेन है जो कॉलेज गोइंग वुमेन है। वो सिविल राइट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। जब सिविल राइट मूवमेंट्स अपने टॉप पे होता है, बिल्कुल वायलेंट स्टेज पे होता है, तब मेरिडियन हिल इस सिविल राइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ये इसकी स्टोरी है मेरिडियन नॉवल की। और इसमें वॉकर्स मेडिटेशन ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी इसमें वॉकर के जो विचार है सिविल राइट मूवमेंट के बारे में वो बताए गए हैं। फिर अगला वर्क है एलिस वॉकर का द टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर, ए मल्टी नरेटिव नॉवल। द टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर एक मल्टी नरेटिव नॉवल है, यानी इसमें नरेटर्स अलग अलग है, इसलिए एक मल्टी नरेटिव नॉवल है ये। पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय। पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो उनका वर्क था एलिस वॉकर का पहले द कलर पर्पल, उसमें एक कैरेक्टर थी माइनर कैरेक्टर ताशी। इस ताशी के ऊपर ये बेस्ड है ये वर्क पूरा, पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय। इसमें ताशी जो होती है वो ओलिंका से बिलोंग करती है। जो ओलिंका है वो वॉकर्स फिक्शनल नेशन वेयर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इज़ प्रैक्टिस्ड। जो ओलिंका है वो वॉकर की एक फिक्शनल नेशन है, एक फिक्शनल जगह है जहाँ पे क्या होता है, वुमेंस के जो फीमेल जेनाइटल पार्ट्स हैं उनको म्यूटिलेशन होता है उनका, यानी फीमेल की जो स्किन होती है जेनाइटल्स की, जैसे मॉमडेंस में होता है उनके जेनाइटल्स की स्किन को निकाल दिया जाता है, वैसे ही फीमेल की स्किन को निकाल दिया जाता है कल्चर के नाम पर। ये बोला जाता है कि फीमेल्स में इसको मज़ा आता है, इस कल्चर इस रिचुअल से उनको मज़ा आता है, जबकि एक टॉर्चर है। और इस कल्चर से वो फीमेल को बिलिटिल करना चाहते हैं, एफ्रो अमेरिकन जो वुमेन है उनको बिलिटिल करना चाहते हैं, उनको सब्जुगेट करना चाहते हैं, इसलिए ये कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं। वॉकर सेज टॉर्चर इज़ नॉट कल्चर। तो वॉकर कहती है कि टॉर्चर कभी कल्चर नहीं हो सकता है। अगला वर्क है वॉरियर मार्क। जो वॉरियर मार्क, इसका सबटाइटल है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एंड द सेक्सुअल ब्लाइंडिंग ऑफ वुमेन। तो ये जो वर्क है इसकी वही थीम है, जेनिटल म्यूटिलेशन। ये जो वर्क है वो उन्होंने प्रतिभा परमार के साथ मिलकर लिखा था, और ये इसकी वही थीम है पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय। पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय के अंदर जो थीम थी वही थीम इसके अंदर है। क्या है वर्क का नाम? वॉरियर मार्क। तो एलिस वॉकर के हमने कौन कौन से वर्क पढ़े? द कलर पर्पल, जिसमें सिली और नेटी के बारे में पढ़ा हमने। अगला इनका वर्क था द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंज कॉपलैंड। अगला इनका वर्क था मेरिडियन, जिसमें हमने मेरिडियन हिल के बारे में पढ़ा, जिसने सिविल राइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और अगला इनका वर्क है जो मल्टी नरेटिव नॉवल था इनका, द टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर। फिर हमने पढ़ा पजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय, जिसमें ताशी के बारे में बताया गया है जो एक माइनर कैरेक्टर थी द कलर पर्पल वर्क में। अगला हम पढ़ते हैं ऑक्टेविया एस्टेला बटलर के बारे में। ऑक्टेविया एस्टेला बटलर एक साइंस फिक्शन ऑथर है, साइंस फिक्शन के बारे में लिखती है ये। I began writing about power because I had so little। तो बटलर कहती है कि मैंने पावर के बारे में लिखना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास बहुत कम पावर थी, इसलिए। बटलर का वर्क है द पैटर्निस्ट सीरीज, ऑल्सो नोन एज पैटर्न मास्टर सीरीज और सीड टू हार्वेस्ट, ग्रुप ऑफ साइंस फिक्शन नॉवेल्स है ये। तो ये जो पैटर्निस्ट सीरीज है, फिर पैटर्न मास्टर सीरीज भी इसको बोल सकते हैं, इसमें डिटेल्स ए सीक्रेट हिस्ट्री कंटिन्यूइंग फ्रॉम एंशियंट इजिप्टियन पीरियड टू द फ्यूचर दैट इन्वॉल्व्स टेलीपैथिक माइंड कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेग। यानी इसमें हिस्ट्री बताई गई है, डिटेल्स सीक्रेट हिस्ट्री एंशियंट इजिप्ट से अब तक फ्यूचर में जो टेलीपैथिक माइंड कंट्रोल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेग होता है उसकी पहले की पूरी हिस्ट्री बताई गई है।
और इस सीरीज़ में जो वर्क्स है वो है द पैटर्न मास्टर, माइंड ऑफ माई माइंड, सर्वाइवर, वाइल्ड सीड, क्लेज आर्क। अब जो ऑक्टेविया ई बटलर है उनके स्टैंड अलोन नॉवेल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टैंड अलोन नॉवेल्स क्या होते हैं? ऐसे नॉवेल्स जो एक ही बुक में फिनिश हो जाए, जिनकी कोई सीरीज़ ना हो, कोई पार्ट ना निकला अगला या पिछला, ऐसे नॉवेल्स होते हैं स्टैंड अलोन नॉवल। तो पहला उनका नॉवल है किंड्रेड। जो किंड्रेड नॉवल है उसमें क्या स्टोरी है? टाइम ट्रेवल ऑफ ऑक्टेविया बटलर फ्रॉम 1976 टू 19th सेंचुरी, मैरीलैंड प्लांटेशन। तो जो ऑक्टेविया बटलर है वो अपने बर्थडे के दिन थोड़ा डिजीनेस फील करती है, और डिजीनेस यानी बेहोशी के बाद वो 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में उठती है, जहाँ पर वो मैरीलैंड प्लांटेशन में उठती है, और वो कोशिश करती है अपने एंसेस्ट्रल लीनियज के, रफस नाम के एक व्यक्ति है, उसको बचाने की कोशिश करती है। ये काइंड की ग्रिम फैंटेसी है। ग्रिम फैंटेसी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की डार्क फैंटेसी, डार्क यानी जिसमें गुड आउटकम्स के बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हो, ऐसी फैंटेसी। अगला ऑक्टेविया बटलर का स्टैंड अलोन नॉवल है फ्लेजिंग, जो आया था 2005 में। अब अगले हम पढ़ेंगे वॉल्टर मोस्ली, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।